नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कुछ बड़ा चल रहा है। ताजा घटनाक्रम को कांग्रेस के एक विधायक के इस्तीफे और उपराज्यपाल किरण बेदी को पद से हटाए जाने तक सीमित रखकर नहीं देखा जा सकता है। लेकिन क्यों? इसका जवाब एक और घटनाक्रम में छिपा है जो दिल्ली में घटित हुआ था। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायणसामी उन्हीं के विधायक महोदय ज्ञान कुमार के साथ राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। दोनों ने लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी पर प्रदेश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने और पद की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने राष्ट्रपति से गुहार लगाई कि बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटा दिया जाए। तो क्या कुछ खेल हो रहा है? नारायणसामी अपने जिस विधायक के साथ राष्ट्रपति भवन में एलजी के खिलाफ गुहार लगाकर लौटे, वहीं विधायक पुडुचेरी पहुंचकर अपने ही पद से इस्तीफा दे देता है। इस कारण नारायणसामी की कुर्सी खतरे में आ जाती है, क्योंकि कांग्रेस के 3 अन्य विधायक पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। ऐसे में सत्ताधारी दल को चौथा झटका देकर संकट में डालने से पहले जॉन का अपने सीएम के साथ राष्ट्रपति के पास पहुंचना किसी रणनीति का हिस्सा था। सवाल और भी हैं। मसलन राष्ट्रपति बड़ी आसानी से विपक्षी दल के मुख्यमंत्री की मांग मान लेते हैं और अगले ही दिन उपराज्यपाल की छुट्टी कर देते हैं। उससे पहले उनसे गुहार लगाने वाला सत्ताधारी विधायक भी इस्तीफा दे चुका होता है। इसे सिर्फ संयोग तो नहीं माना जा सकता है। तो आखिर अंदर खाने ऐसा क्या खेल चल रहा है कि दिल्ली ने किरण बेदी की बलि ले ली? हालांकि दावा यह भी किया जा रहा है कि बेदी की बलि नहीं ली गई, उनके लिए कुछ बड़ा सोचा गया है। आखिर उन्होंने पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस का गणित जो बिगाड़ दिया। चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और इस समय हमारे साथ नेपाल सिंह जी जुड़ गए हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, सबसे पहले पुडुचेरी की स्थितियों पर अभी बात कर लेते हैं। हाल ही में जो कुछ भी राजनीतिक घटनाक्रम वहां पर चल रहे हैं, उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये बहुत ही सीधी सी घटना लग रही है कि उपराज्यपाल को उनके पद से हटा दिया गया, कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिससे अल्पमत में वहां की सरकार आ गई? आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्या अंदर खाने वाकई में कोई बड़ा खेल चल रहा है? डॉक्टर नेपाल सिंह तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कुछ बड़ा चल रहा है। ताजा घटनाक्रम को कांग्रेस के एक विधायक के इस्तीफे और उपराज्यपाल किरण बेदी को पद से हटाए जाने तक सीमित में नहीं रखकर देखा जा सकता है। लेकिन सवाल यही है कि आखिर किरण बेदी की बलि क्यों ले ली गई? हालांकि अगर हम राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका ये कहना है कि ये बेदी की बलि नहीं है, उनके लिए कुछ बड़ा ही सोचा गया है और इसे ऑपरेशन लोटस भी कहा जा रहा है। दक्षिण के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार अल्पमत में आ गई है। हाल के महीनों में वहां कांग्रेस के 4 विधायकों ने इस्तीफा दिया है। हालांकि राज्य के सीएम नारायणसामी इस बात से इनकार कर रहे हैं कि उनकी सरकार संकट में है, लेकिन वह आरोप भी लगा रहे हैं कि यह पूरी कवायद बीजेपी का ऑपरेशन लोटस है, जिसके जरिए बीजेपी गैर बीजेपी शासित राज्यों में विधायकों की खरीद फरोख्त कर अपनी सरकार बना लेती है। मंगलवार रात पुडुचेरी की उपराज्यपाल किरण बेदी को हटा दिया गया। उनकी जगह तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन को पुडुचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया है। कांग्रेस की ओर से लगातार किरण बेदी को हटाने की मांग की जा रही थी। एक तरीके से यह कांग्रेस की जीत है, लेकिन जानकार इसे कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लिए फायदे का कदम बता रहे हैं। डॉक्टर नेपाल सिंह, राजनीतिक विश्लेषक, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सिंह, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ पल्लवी जी, मैं आपको सुन सकता हूँ। बिल्कुल। डॉक्टर सिंह, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जो कुछ भी चल रहा है, क्या आप इसे एक सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम देख रहे हैं या फिर अंदर खाने बहुत बड़ी सियासत चल रही है, ऑपरेशन लोटस की कवायद वहां हो रही है? ये इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ी कवायद है और एक बहुत सोची समझी पूरी तैयारी के साथ ये कवायद है। और ये ऐसे सिम्टम आते हैं जब भी हम ऐसे स्टेट जैसे, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे अंडमान हो या कहीं और दूसरे जो छोटे प्रदेश होते हैं, जहां पहले प्रशासनिक अधिकारियों को बैठाया जाता है, वहां यदि कोई एकदम से राजनीतिक व्यक्ति की कोई हलचल बचती है तो राजनीतिक समस्या का हल जो है राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा ढूंढा जाता है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा नहीं ढूंढा जाता।
तो जो भी अभी घटना घट रही है पांडिचेरी में, वो एक राजनीतिक घटनाक्रम है और उसको किरण बेदी जी नहीं संभाल पाएंगी, क्योंकि राजनीति की विज्ञान बिल्कुल अलग है और प्रशासनिक विज्ञान बिल्कुल अलग है। वैसे भी जो कांग्रेस विधायक लोग थे जिनके खिलाफ काफी तनातनी किरण बेदी से पहले हो चुकी थी, वो कभी नहीं चाहेंगे कि यदि वो भाजपा की तरफ झुकते हैं तो वो किरण बेदी के साथ आगे बढ़े। बिल्कुल, तो अभी किस तरीके से आप देख रहे हैं आने वाले समय में वहाँ और किस तरफ सियासत जो है घूमेगी? अगर बात हम किरण बेदी की करें तो किरण बेदी का इस्तीफा ले लेना या किरण बेदी को उपराज्यपाल के पद से हटा देना, ये बीजेपी के लिए कैसे लाभदायक हो सकता है? नहीं, बीजेपी के लाभदायक ये नहीं है कि किरण बेदी हट रही है, बीजेपी के लाभदायक ये है कि कांग्रेस की सरकार वहां गिर रही। तो उसका बीजेपी, अगर हम बात करें सर, वहां पर अगर सरकार गिर रही है तो किरण बेदी से उसका क्या लिंक है? हाँ ना, मैंने बताया ना, जो जिन लोगों के साथ जो कल तक विपक्ष में थे, आज वो सत्ता पक्ष के साथ आएंगे, तो जो तनातनी जो भी कड़वी कड़वाहट हुई है, जो बातें हुई हैं किरण बेदी के साथ में पूरे कार्यकाल में, वो जी। उसके साथ कंफर्ट नहीं है। जब और लोगों को तोड़ कर लाना है तो वो उस तोड़ने और जोड़ने गेम में किरण बेदी माहिर नहीं है। इसको एक सदा हुआ खिलाड़ी जो राजनीतिक रूप से परिपक्व होता है वही करेगा, और उसके लिए या चाहे तो वो चेन्नई के व्यक्ति को ही इसको एडिशनल चार्ज देंगे या कोई एक व्यक्ति को, अभी तो इस टाइम नहीं पॉसिबल है कि इसको तुरंत किसी को भेजा जाएगा। तो एक उनको कंफर्ट जोन देने के लिए तमिलनाडु के साथ जोड़ा जाएगा और तमिलनाडु से जोड़ने के बाद में यहाँ सरकार गिरेगी और अपना कहीं ना कहीं उस पर वो प्रबंधन लगाएंगे, ताकि इस बार भाजपा की बड़ी अच्छी रणनीति होती है, वो विपक्ष को कहीं ना कहीं उलझा रखती है। अभी वो पूरा जो है जोर लगा चुकी है बंगाल में, और कांग्रेस को और लेफ्ट को और राइट को एक झटका दे चुकी है पांडिचेरी में। वो फिर अब उसको टेंशन दे देगी कि तमिलनाडु में, तो वो अपने गेम में बिल्कुल माहिर है, वहां खेलती रहेगी। और भाजपा इन सभी खिलाड़ियों को कहीं ना कहीं, चाहे कांग्रेस है या चाहे लेफ्ट पार्टी है, किसी को किसान आंदोलन में उलझा रखेगी, किसी को पांडिचेरी में उलझा रखेगी। ये लोग यहाँ उलझे रहेंगे, ये वहां से निकल के जाकर तैयारी का सामना कर ही नहीं पाएंगे। उनके पास काफी नेता होते हैं, उनके पास काफी संसाधन होते हैं, पूरी तैयारी के साथ चलते हैं। उन्होंने पूरी तैयारी के साथ एक एक करके, ऐसा कभी नहीं मैंने नहीं देखा अपनी राजनीतिक इतिहास में कि जो लोग कल आए हों, कल वो जो है इस्तीफा मांग रहे हैं गवर्नर का, उसी दिन इस्तीफा उसको गवर्नर को हटाने की सरकार तैयार हो जाती है और नेक्स्ट डे वो अपनी पार्टी को छोड़ने तैयार हो जाते हैं। तो कहने को डील तो हुई है, तो बिल्कुल स्पष्ट है। बिल्कुल, डील तो हुई है, अंदर खाने सियासत बहुत बड़ी चल रही है, ये तो साफ तौर पर देखा जा रहा है। डॉक्टर सिंह, इन तमाम घटनाक्रमों को देखकर ये अब कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि दक्षिण के राज्यों में भी अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया जाए। साफ तौर पर यही नजर आ रहा है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में इतनी पैठ मजबूत है नहीं बीजेपी की, तो अब इसी की कवायद है वहां पर भी। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, दक्षिण में राजनीतिक स्थिरता ज्यादा रहेगी। जो भाजपा की आइडियोलॉजी है, भाजपा की आइडियोलॉजी जो धार्मिक आइडियोलॉजी है, उसकी दक्षिण भारत में, दक्षिण हिंदुस्तान में राजनीतिक स्थिरता ज्यादा रहेगी, ऐसा भाजपा का मानना है, ऐसा मेरा भी मानना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति और पूरे उत्तर के भारत की राजनीति, देखिए ना, अभी एक थोड़ा सा किसान आंदोलन हुआ और आज भाजपा अपने आप को पंजाब में निकाय चुनाव में नहीं बचा पाई, अकाली दल नहीं बचा पाया अपने आप को, आम आदमी पार्टी नहीं बचा पाई। तो जो पूरी उत्तर भारत का जो वोट बैंक है वो बहुत स्थायी नहीं है। लेकिन यदि वहां आप देखें तो या कब तो जयललिता के साथ जाएंगे, नहीं तो करुणानिधि के साथ जाएंगे, जयललिता के साथ जाएंगे, नहीं तो करुणानिधि के साथ जाएंगे। और ये उनका सिर्फ यही पक्ष रहता है। वहां ना कभी कोई नई पार्टी आती है, ना नई कोई नए घटक बनते हैं। यूपी में तो 50 घटक हैं अलग, राष्ट्रीय लोकदल अलग है, आम आदमी लीग अलग है, आपका जो है भाजपा अलग है, उसके भाजपा करने से ही अलग दूसरी पार्टियां और बन जाती हैं। तो बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन उनका अपना ये मकसद है कि जो लोग उनको उत्तर भारत से हो, चाहे वो किसान आंदोलन से हो, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी से हो, उसका वो कहीं ना कहीं फायदा साउथ में जाकर उठाए। बिल्कुल, तो कांग्रेस के गढ़ में क्या बीजेपी या फिर यूं कहें कि एनडीए अपनी पैठ मजबूत कर पाएगी? हम सिर्फ पुडुचेरी की यहाँ पर बात कर रहे हैं सर। पुडुचेरी में रहा इतनी आसान नजर आ रही है, भले ही ये तमाम हम समीकरण समझ रहे हैं कि उलझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अपनी पैठ मजबूत करना, अपनी जमीन मजबूत करना, क्या इतना आसान होगा एनडीए के लिए? देखिए, राजनीति में सबसे पहले क्या होता है, जो आपके सामने बड़ा किला है उसको कहीं ना कहीं से एक जगह तोड़िए, जी। उसका दरवाजा तोड़िए या उसकी दीवार तोड़िए, कोई एक ऐसा रास्ता बनाए जहां से घुसा जा सकता है। फिर तो बहुत सारे लोग आपके साथ अंदर से जुड़ने वाले तैयार हो जाते हैं। कुछ लोग सरेंडर कर देते हैं, कुछ लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, कुछ लोग मुखबिर बन जाते हैं। अब बंगाल में क्या किया भाजपा ने,
बंगाल में शुरुआत में ऐसे ही गई, अकेले थोड़ी सी भूमिका बनाई, कुछ लोग तोड़े, अब धीरे धीरे सभी टूट के आ रहे हैं, एमपी भी टूट के आ रहे हैं, एमएलए भी टूट के आ रहे हैं। उसके पास अपना वहां कोई वोट बैंक हो ना हो, लेकिन उनके पास अपने नेता भी वहां पर नहीं है। वो नेता भी यहीं से तोड़ेगी और वोट भी यहीं से तोड़ेगी, क्योंकि भाजपा का वहां कोई ऐसा जनाधार नहीं है। हाँ, आइडियोलॉजिकली एक्सेप्टेंस हो सकती है, लेकिन जनाधार वाले ना नेता हैं और ना जनाधार वाले उनके पास कार्यकर्ता है। अब वो कार्यकर्ता भी इन्हीं में से बनाएगी और नेता भी इन्हीं में से बनाएगी। लेकिन एक बात स्पष्ट है भाजपा की रणनीति में, वो स्पष्टता ये है कि वो ये मानती है कि देश में जब भी उसका कोई विकल्प खड़ा होगा, चाहे वो एक घटक के रूप में हो या पार्टी के रूप में हो या कई घटकों के संगठन के रूप में हो, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नीचे ही जुड़ेगा। इसलिए उसकी प्रथम टारगेट जो है वो कांग्रेस होगी। पूरे हिंदुस्तान में प्रथम टारगेट वो कांग्रेस होगी, क्योंकि यदि वो कांग्रेस को समाप्त कर सकती है तो फिर जो छोटे छोटे दल होंगे वो एक प्रदेश तक, केंद्र शासित प्रदेश तक सीमित रह जाएंगे। वो कभी इसको सेंटर में आके चैलेंज नहीं करेंगे। बिल्कुल, मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि हम यही क्यों देखते हैं कि जो टारगेट होती है वो हमेशा कांग्रेस या उसके नेता, उसके विधायक ही क्यों होते हैं, जिसका जवाब आप पहले दे चुके हैं डॉक्टर सिंह। लेकिन अभी जिस राह पर बीजेपी आगे बढ़ रही है या एनडीए आगे बढ़ रही है, देखिए ये बातें हमेशा से कही जाती रही हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत। ये संभव है? कांग्रेस मुक्त भारत हो पाएगा कभी? और क्यों करना है कांग्रेस मुक्त भारत? ये आइडियोलॉजी मुझे आपसे समझनी है। क्यों हमें कांग्रेस को जड़ से समाप्त करना है? इस पर हम काम ही क्यों कर रहे हैं? देखिए, राजनीति तो सबसे पहली बात है, मुझे अपने दुश्मनों को खत्म करना है। और राजनीति, भाजपा का राजनीतिक दुश्मन सिर्फ कांग्रेस है। बाकी सब छोटी छोटी पार्टियां वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का सहारा लेकर उसका विकल्प बनती है, लेकिन वो खुद उसका विकल्प नहीं है। तो उसका सबसे प्रमुख दावेदार, कहीं पर भी देखें, जब भी हम लड़ाई लड़ते हैं, कभी हम चाइना के साथ, कभी हम अमेरिका के साथ जाते हैं, कभी रशिया के साथ जाते हैं, कहीं ना कहीं घटक दो ही होते हैं, उनके साथ सब लोग जुड़ते हैं, अलाइनमेंट होता है। जब रशिया टूटता है, लोग अमेरिका के साथ जुड़ जाते हैं। जब अमेरिका मजबूत होता है, अमेरिका कमजोर होता है, लोग रशिया के साथ आ जाते हैं। अब नया तीसरा घटक चाइना पैदा होता है। सेम राजनीति में भी होता है। राजनीति में जैसे भाजपा का उदय हो रहा है, भाजपा की पूरी कोशिश होगी या तो क्षेत्रीय दल उसके साथ चले और नहीं तो कांग्रेस का सफाया करे, ताकि क्षेत्रीय दल अपनी माइनॉरिटी में। दूसरी बात, जो कांग्रेस का पतन भाजपा के कारण कम हो रहा है, कांग्रेस का पतन खुद के अपने कारणों से ज्यादा हो रहा है। उसके अंदर अपना कोई ऐसा सख्त नेतृत्व नहीं है, इतना बड़ा नेतृत्व नहीं जिसके अंदर लोग जुड़ सके और दूसरे लोग उसके साथ जुड़ के। शरद पवार कभी भी इस कांग्रेस को नेतृत्व का स्वीकार नहीं करते। वो उनका उपयोग तो करते हैं, लेकिन उनको नेतृत्व का भी स्वीकार नहीं करते। आपके मायावती हैं, कभी कांग्रेस नेतृत्व को स्वीकार नहीं करते, उनका उपयोग तो करना चाहती हैं। अखिलेश यादव है, उनका उपयोग तो करना चाहते हैं, उनके साथ कभी नेतृत्व स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनकी भी मंशा ये है कांग्रेस जिंदा नहीं होनी चाहिए। तो सभी लोग, चाहे वो छोटे दल हो चाहे बड़ा दल भाजपा हो, वो सब लोग कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों की राजनीति कहीं ना कहीं कांग्रेस के खत्म होने के बाद ही शुरू होती है। बिल्कुल सर, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, आपके साथ चर्चा हम ऐसे ही करते रहेंगे। तो आपको बता दें कि पुडुचेरी में कोई बड़ा ही खेल चल रहा है। यहाँ अंदर खाने जबरदस्त सियासत हो रही है और जो विपक्षी दल हैं, यानी कि जो हम केंद्रीय विपक्षी दलों की अगर बात कर लें तो वो लगातार इसे ऑपरेशन लोटस की कवायद का नाम दे रहे हैं। खैर, आने वाला समय ही बताएगा कि वहां पर और क्या कुछ राजनीतिक सियासी घटनाक्रम होते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। टूलकिट मामले में आरोपी निकिता जैकब को कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने जो है बड़ी राहत यहां निकिता जैकब को दी है। टूलकिट मामले में आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि कोर्ट ने निकिता को ट्रांजिट बेल दे दी है। मीडिया से बातचीत में निकिता के वकील ने कहा कि एक चीज के लिए किसी एक को टारगेट करोगे तो यह ठीक नहीं है, यह गलत है। टूलकिट को लेकर निकिता ने रिसर्च किया, पर सिर्फ जानकारी के लिए। उनका मकसद हिंसा भड़काने का नहीं था। उनके वकील ने कहा था कि निकिता फरार नहीं थी, ना रहेंगी, वे पूरी तरह से सहयोग कर रही हैं। कोर्ट ने 25,000 के निजी मुचलके पर निकिता को जमानत दी है। साथ ही निकिता की गिरफ्तारी पर 3 हफ्ते की रोक लगाई गई है। निकिता के वकीलों ने कहा कि दिल्ली की कोर्ट ने जो निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था वह गलत संदर्भ में जारी किया गया था। इस पर सरकारी वकील ने कहा कि निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट इसलिए जारी किया गया था क्योंकि वह दिन भर पुलिस से बचती रही और पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुई। इससे पहले सरकारी वकील ने निकिता को जमानत दिए जाने का विरोध किया था। निकिता के वकील ने कोर्ट को बताया कि टूलकिट की जानकारी तब सामने आई जब क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने टूलकिट को ट्विटर पर शेयर किया। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स हैं, अपने दूसरे हाई कोर्ट के भी, दिल्ली हाई कोर्ट के और बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे मैटर्स में भी काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस है हाई कोर्ट के, वो सबको मुद्दे नज़र रखते हुए हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 वीक का इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को।
ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर अ रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल अब ये एप्लीकेशन। 3 हफ्ते में क्या दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है या और आगे का फोरम क्या होगा जहां आप अपील करेंगे? आगे का फोरम इधर विल बी अ सेशंस कोर्ट और द दिल्ली हाई कोर्ट। जी। ओके। दिल्ली पुलिस अगर चाहे तो क्या पूछताछ कर सकती है बीच में? देखिए, दिल्ली पुलिस ने भी पहले भी काफी सारे पूछताछ कर चुके हैं, ठीक है, और वो निकिता हर वक्त हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। मैंने पहले भी कहा है 13 घंटे के ऊपर उसके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो वो हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। आगे भी जो भी रहेगा, जो भी प्रॉपर नेसेसिटीज रहेगा, दिल्ली पुलिस जो भी इंटरोगेट करना चाहती है निकिता से वो कर सकती है। निकिता विल ऑलवेज कोऑपरेट। अभी निकिता कहाँ है? मुंबई में तो पिछले दिनों से गायब है। अभी नहीं, कहीं गायब नहीं है। निकिता मुंबई में ही है। निकिता 12 तारीख को खुद ऑनरेबल जज के सामने अपीयर हो चुकी है। ये सब कुछ देखिए मद्देनजर रखते हुए ही ये ऑर्डर पास किया है। एब्सकॉन्डिंग वो ना कभी थी और आगे भी अभी तो सवाल ही नहीं आता है। वो एब्सकॉन्डिंग का भी थी, वो मुंबई में ही है। डॉक्टर नेपाल सिंह का रुख कर लेते हैं इस मसले पर भी चर्चा के लिए। डॉक्टर सिंह, निकिता जैकब के पूरे मामले को किस तरीके से आप देख रहे हैं? टूल किट का जो मामला है एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर हम कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की बात करें तो वो तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है और ध्यान भटकाने की साजिश है। देखिए पल्लवी जी, मेरा ये मानना है कि जो टूल किट का मामला था, इसमें जो भाजपा या सत्ता पार्टी का जो 2 उद्देश्य थे वो तो पूर्ण होते नजर आ रहे हैं। पहला उद्देश्य ये पूर्ण होता नजर आ रहा है कि उसने ये स्टेब्लिश करने की कोशिश की है इस मामले के द्वारा कि जो आंदोलन देश में चल रहा था उसको कहीं और से भी सह दी जा रही थी, उसको कहीं और से ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, उसको कहीं और से फंडिंग भी हो रही थी, इसलिए सब सेलिब्रिटीज के साथ जोड़े गए। दूसरा, जब इसको कानून के साथ जोड़ा गया तो कानून के साथ जोड़ने से इसका वो एक इसको स्टेब्लिश कर सके कि जो जैसे हमारे यहाँ लता जी ने इसके बारे में फेवर में ट्वीट किया, आपके सचिन तेंदुलकर जी ने हमारे फेवर में ट्वीट किया, तो वो कहीं ना कहीं इस बात को कर सके जो उनके ऊपर प्रेशर महाराष्ट्र सरकार ने बनाया था उसको वो कहीं ना कहीं रिलीज कर पाए। अब बात है निकिता जी की। जो निकिता जी वकील ने कहा कि उन्होंने इसको सर्च किया था, उसको जो किया था उसका उपयोग नहीं किया, नहीं, इसका कोई अर्थ कानून की दृष्टि में नहीं बैठता। ठीक है, उनको आज जमानत मिल सकती है और जमानत में भी कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको बार बार अपनी पेशी देनी पड़ेगी, अपने सबूत देने पड़ेंगे। उसमें ये चीज स्टेब्लिश हो चुकी है कि उन्होंने उस टूल किट मटेरियल के साथ अपने आप को लिंक स्टेब्लिश किया था और उस लिंक का उपयोग हुआ था कि दुरुपयोग हुआ था, उसका इंटेंशन क्या था, ये तो पुलिस स्टेब्लिश करेगी, इसमें निकिता स्टेब्लिश नहीं करेगी। इसको तो पुलिस स्टेब्लिश करेगी। तो इसलिए निकिता को टेम्परेरी राहत जरूर मिल सकती है, लेकिन इसको राहत नहीं कहा जा सकता। पुलिस कहीं ना कहीं अपना एविडेंस इसके साथ लगा लेगी कि निकिता जी इसमें इन्वॉल्व थी, क्योंकि निकिता ने इस चीज को कहीं ना कहीं अपने उस मटेरियल पे कहीं ना कहीं अपना एविडेंस दे चुकी हैं जो अब प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, लेकिन सर टूल किट के इस मामले में हम तमाम पहलुओं पर भी नजर डालें, भले ही सरकार की जो भी मंशा थी क्या नहीं उस पर हम चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन दिशा रवि की गिरफ्तारी हुई, चैट्स लीक हुई, वो क्या इंगित कर रही हैं? इंगित तो यही किया जा रहा है ना कि कहीं ना कहीं देश में जो है दंगा भड़काने की साजिश थी या फिर अशांति का माहौल बनाना था। हमारे देश का युवा किस ओर जा रहा है और क्यों जा रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इतना क्यों देश के प्रति घृणा हो गई है या फिर सरकार के प्रति ये घृणा है, ये बातें समझ से परे हो रही हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, देश किस दिशा में जा रहा है। ये एक टर्बुलेंस फेज है। टर्बुलेंस फेज में कभी कभी ऐसा होता है, ये फेजेस आते हैं, हमें बहुत सारी चीज भड़का देता है। ये आज कोई भाजपा सरकार के कांग्रेस सरकार के साथ भी ऐसा होता। जब राहुल गांधी जो है अपना कंप्यूटर लेके आते, लोगों ने कहा था कि कंप्यूटर आएगा पूरा देश युवा खाली बैठ जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरियां बंद हो जाएंगी। लेकिन यदि आज हम बचे हैं तो उस कांग्रेस उस राजीव गांधी के उस दूरदृष्टि के कारण बचे हैं जो उन्होंने कंप्यूटर में इन्वेस्टमेंट किया था। दूसरा, जब नरसिम्हा राव जी आए थे, उन्होंने जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी तो कहा था सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, सारे उद्योग पूंजीपतियों के पास चले जाएंगे, ये कांग्रेस विरोधी है क्योंकि ये कांग्रेस के परिवार से नफरत करता है, इसलिए सब पूरा प्राइवेटाइज करने जा रहा है। जहां इंदिरा गांधी ने सबको राष्ट्रीयकृत किया था, नेशनलाइजेशन किया था, ये प्राइवेटाइज करता जा रहा है। लेकिन आज की इकोनॉमी का यदि किसी को क्रेडिट जाना चाहिए तो वो आज की भाजपा को नहीं, आज के मनमोहन सिंह को नहीं, वो उस समय के नरसिम्हा राव जी को ही जाता है। जब भी टर्बुलेंस फेज आता है
तो इसमें बहुत सारी ताकतें इन्वॉल्व हो जाती हैं। दुनिया की इकोनॉमी इन्वॉल्व हो जाती है, दुनिया के अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत सारे राष्ट्रों के अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, बिजनेस इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब जैसे पूरे कंट्री में एक नया चीज चला है कि हम तेल के दाम बढ़ा रहे हैं, उस पर बहुत सारा टैक्स लगा रहे हैं, बहुत सारा टैक्स लगा तेल के दाम को अनअफोर्डेबल बना रहे हैं। लेकिन उधर ईवी मोटर्स पर जो है हम बहुत सारी सब्सिडी दे रहे हैं, यानी कि हम उस ऊर्जा से हटकर दूसरी ऊर्जा पर जा रहे हैं। सोलर एनर्जी जो 13 रुपए पर थी, आज 3.5 रुपए पर जा रही है। जिन लोगों का इतना बड़ा तेल का बिजनेस डिस्टर्ब होगा तो कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब जरूर करेंगे। उनका बिजनेस डिस्टर्ब हो रहा है, वो आपको डिस्टर्ब जरूर करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। तो ये कुछ व्यापारिक लड़ाई भी होती है जो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होती, वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होती है। कुछ देशों के अपने हित होते हैं, उन वो देश अपने हितों के कारण बहुत सारी चीजों को आपके युवाओं को भड़काते हैं। और आज की डेट में तो सोशल मीडिया का टूल एक ऐसा है जिसमें बहुत आसानी से थोड़े से इन्वेस्टमेंट भी सबको भड़काया जाता है। पहले पॉसिबल नहीं था उस समय पर, लेकिन आज तो बहुत आसानी से है। इसमें बड़ी सेलिब्रिटी को हायर किया जाता है, एक सेलिब्रिटी के साथ लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, उनसे उनको जोड़ा जाते हैं, सकते हैं कि ऐसा हो रहा है। तो सर देखिए, घूम फिर कर बात यही है कि किसान को जो ये मसला है, इन कृषि कानूनों का जो मसला है, उसी से ये चीजें जुड़ी हुई हैं। तो अभी समझ से परे है कि ये मसला कभी सुलझेगा भी या नहीं। अभी तो दूर दूर तक कोई राह नहीं दिख रही है जहां पर दोनों ही जो पक्ष हैं वो सुलह के रास्ते पर चले जाएं। दोनों ही अपने अपने ईगो में बैठे हुए हैं, दोनों ही अपनी अपनी चीजें लेकर बैठे हुए हैं। नहीं, डॉक्टर सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मुझे भी आवाज आ रही है। पल्लवी जी, इसको ऐसा नहीं कह सकते को बैठे हैं, मैंने बताया ना। अब किसान आंदोलन किसान के हाथ में रहा, किसान आंदोलन कुछ नेताओं के हाथ में चला गया है। अब किसान आंदोलन से जुड़े नेता भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ चुके हैं। जैसे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन आज की डेट में राकेश टिकैत चला रहे हैं, उसको राष्ट्रीय लोकदल चला रहा है, राष्ट्रीय लोकदल समर्थक उसको दे रहे हैं, राकेश टिकैत उसको नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन इस तरह पंजाब में जो है, जो एंटी गवर्नमेंट फैक्टर्स हैं, चाहे वो हुड्डा जी हैं, दूसरे लोग चला रहे हैं। पंजाब का आंदोलन भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने शुरुआत करी, इसमें बादल जी शामिल हो गए, बात अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक मंच पर आ चुका है। अब जब राजनीतिक मंच पर आता है तो राजनीतिक पार्टियां जब तक किसी चीज का समाधान नहीं होने देती, जब तक उनके खुद के उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। और खुद के उद्देश्य इसलिए कि सभी पार्टियां अलग अलग हैं। बादल का अपना अलग इंटरेस्ट है, कांग्रेस का अपना अलग इंटरेस्ट है, हुड्डा का अपना कांग्रेस के अंदर अलग इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय लोकदल का अपना अलग इंटरेस्ट है। तो अब किसान की समस्या तो हट चुकी है, अब किसान की समस्या बजाय राजनीतिक समस्या आ चुकी है। और जब भी कोई राजनीतिक समस्या इन्वॉल्व हो जाती है और उसमें पर्सनल हित हो जाते हैं तो वो एक डिसास्टर बन जाता है। वो कहते हैं ना, पॉलिटिकल नीड्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्रिएट द डिसास्टर्स। बिल्कुल सही बात है सर। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले समय में ये टूल किट के मसले में क्या कुछ नई चीजें निकलकर सामने आती है और किसान आंदोलन किस दिशा में जाता है, ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए डॉक्टर सिंह। तो आपको बता दें कि टूल किट केस में बड़ी राहत निकिता जैकब को मिली है। ट्रांजिट बेल उनको बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से दे दी गई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यहाँ के माहौल में काफी बदलाव अब नजर आने लगा है। यहाँ के स्थानीय लोगों में भी गजब का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। श्रीनगर के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 31 साल बाद जिले के हब्बाग कदल इलाके में मौजूद शीतलनाथ मंदिर को खोलने में मदद की। मंदिर के साफ सफाई में यह समुदाय खुद से आगे आया। बसंत पंचमी के मौके पर शीतलनाथ भैरव मंदिर में श्रद्धालुओं ने 31 वर्ष बाद पूजा की। सरस्वती पूजा के दिन ही बाबा शीतलनाथ भैरव की जयंती मनाई जाती है। इस खास मौके पर श्रीनगर में स्थित शीतलनाथ मंदिर में भक्त पूजा का विशेष महत्व होता है। साल 1989 में जम्मू कश्मीर में बिगड़े हालात और हिंदुओं के पलायन के बाद से ही यह मंदिर बंद पड़ा था। मंगलवार को बसंत पंचमी के दिन इस मंदिर को 31 साल के बाद फिर से खोला गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस मंदिर में साफ सफाई की और भाईचारे का संदेश दिया। ये जो शीतलनाथ मंदिर है, ये प्रॉपर श्रीनगर में है। ये ऐसा मंदिर है जिसकी प्राइम प्रॉपर्टी है और चारों तरफ आप नजर दौड़ाएंगे, ये सारी प्रॉपर्टी शीतलनाथ मंदिर की। जो मेन प्रॉपर्टी शीतलनाथ मंदिर की है वो ये हिंदू हाई स्कूल है। इसके साथ हमारी एक और बिल्डिंग है वो बड़ी सी, ये भी शीतलनाथ प्रॉपर्टी है। ये जो शीतलनाथ मंदिर है ये 115 फैमिलीज का, जो स्टार्ट होती है स्वरूप लेन से लेके मुक्कू लेन तक, यहाँ पे 115 मुसलमान एक हिंदू फैमिलीज रहती थी, जो कि सब ने पलायन किया जैसे को मिलिटेंसी शुरू होगी। उसी टाइम ये मंदिर भी बंद हो गया। आज हमने 31 साल के बाद भैरवनाथ की कृपा से ये मंदिर आज फिर खुला और हमने यहाँ पे हवन जैसे पहले हुआ करता था, यहाँ पे बड़ी बड़ी फंक्शंस होती थी इस दिन।
डॉक्टर सिंह का रुख कर लेते हैं। सर, 31 साल बाद एक मंदिर श्रीनगर में खुला है। ये तस्वीरें देखकर जो सबसे पहला ख्याल आपके जहन में आया वही बता दीजिए सर। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं इसके लिए पूरी कश्मीर की जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल सर, हालात बदल रहे हैं। धारा 370 हटने की जब भी बात कही जाती थी तो ये बातें सुनाई देती थी कि अगर धारा 370 हटा दी तो खून खराबा होगा, यहाँ पर लाशों का ढेर होगा और पता नहीं तमाम क्या क्या बातें। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। उलट आज ये तस्वीर हम देख रहे हैं कि 31 साल बाद और मुस्लिम समुदाय ने ये मंदिर खोला। वाकई में बहुत खुशी ये तस्वीर देखकर हो रही है सर। तो जो राजनीतिक पार्टियां वहां पर थी वो तो हक्का बक्का रह गई होंगी कि जो हमने सोचा वैसा तो कुछ हुआ नहीं। डॉक्टर सिंह, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, मुझे देख पल्लवी जी, ऐसा है, एक तो यदि हम कश्मीर की पूरी संस्कृति को देखने की कोशिश करें, कश्मीर में यदि हम आतंकवाद के बाद का पीरियड को हटा दें तो आतंकवाद के पहले के पीरियड पर जाएं तो कश्मीर की संस्कृति इस बात की बहुत ही बड़ी द्योतक है कि वो बहुत ही कहना चाहिए सद्भावना के लोग हैं। वो सूफी संत वाली परंपरा में विश्वास करते हैं। वो आक्रामक लोग नहीं थे। आक्रामक लोग, ठीक है, वो कुछ राजनीतिक लोगों ने उनको आक्रामक बना दिया या उनके नाम से, आक्रामकता के नाम से अपना रोजगार बना दिया, लेकिन आम कश्मीरी और आम कश्मीरी में भी आम कश्मीरी मुसलमान वो बहुत आक्रामक नहीं है। वो बहुत ही सहज है और सूफी परंपरा में विश्वास करने वाला व्यक्ति है। वो सब धर्मों का मान करने वाला व्यक्ति है और यही कारण था कि इतनी ज्यादा संख्या में होने के बावजूद भी वहां पर हिंदू राजा का राज होता था। लेकिन ठीक है, बीच में राजनीति बदली, राजनीति की जरूरत बदली और वो पूरा आतंकवाद का एपिसोड है वो बहुत बड़ा दुखदायी था, सभी के लिए बड़ा दुखदायी था। और इसमें जो ये 370 का मसला था, ये वाकई में एक बहुत ही साहसिक कार्य था। शायद कोई नहीं समझ सकता था कि ये ऐसा परिवर्तन हो सकता है। लेकिन ये बात भी सच है कि बिना 370 हटाए ये काम नहीं हो सकता था। वहां आपकी एजेंसियां जा नहीं सकती थी, ऑडिट कर नहीं सकती थी, भ्रष्टाचार ढूंढ नहीं सकती थी। उनके ऊपर लॉ भी वही लागू होगा जो उनके ऊपर लॉ होगा। हिंदुस्तान का लॉ लागू करने में वो आनाकानी करते थे, लोग डेपुटेशन पर जा नहीं सकते थे। तो इससे ये तो बात हुई है कि वो आम जनता का राज वहां पर होगा और आम जनता के लिए जो पैसा जा रहा है उसका जवाबदेही भी होगी, सब लोगों की, अधिकारी की जवाबदेही होगी, नेताओं की जवाबदेही भी होगी। और उसके बाद में सबसे बड़ा जो उत्साह का कार्य ये है कि जिस तरह के वहां पंचायत के चुनाव हुए हैं और जो ये वैकल्पिक व्यवस्था बनी है, इसमें जो युवा का पार्टिसिपेशन है, यदि आप देखें, वो जो पुराने नेता थे, पुरानी परंपराएं थी, पुराने परिवार थे, वो सब धराशायी हो गए और जो नया नेतृत्व आया है वो किसी भी दल के साथ आया, चाहे कांग्रेस के साथ आया, चाहे वो गुप्कार समझौते के साथ आया या कोई अपनी अलग पार्टी के साथ आया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सब लोग उदारवादी सोच के लोग हैं और वो विकासवादी सोच के लोग हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा स्टेप है। और जो ये विजिट करा रहे हैं, ये तो सरकार की मजबूरी भी है क्योंकि उनको दुनिया को दिखाना, दुनिया में उनके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है कि वहां पे बहुत सारे लोगों को बंद किया हुआ है, वहां आम आदमी घर से बाहर नहीं निकल सकता है, वहां सब 3G 4G सब बंद है, इंटरनेट सब बंद है, तो वहां बहुत बुरे हालात हैं। तो उनको दिखाना सरकार की जिम्मेदारी है, एक डिप्लोमेट की मिशन है, इसमें दिखाना चाहिए, दिखा भी रहे हैं वो। लेकिन इसका एक संदेश अच्छा जाएगा पूरी दुनिया में कि वहां पर पुनः वो परंपरा लौट रही है। एक हिंदू धर्म के मंदिर को वहां के स्थानीय लोग उसको खोल रहे हैं, उसकी सफाई कर रहे हैं और पूजा का और सौहार्द का माहौल फिर से बन रहा है। ये एक अच्छा सिग्नल है। बिल्कुल, सौहार्द का माहौल वहां पर वापस से बन रहा है, ये अच्छा संदेश है और ये हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है आपसे और उसका जल्दी से जवाब भी मैं चाहूंगी आपसे। धारा 370 हटने से पहले हमने देखा कि वहां के लोगों को सेना पर, आर्मी के जवानों पर ज्यादा भरोसा होता नहीं था, वो कुछ और ही सोचते थे उनके बारे में। अब क्या स्थितियां उसको लेकर भी बदल रही हैं? क्या जवानों के प्रति वो प्रेम या जो विश्वास होना चाहिए वो जाग रहा है फिर से? देखिए, इसके दो कारण है जी। एक तो पूरे कश्मीर के जनमानस को बताया गया था कि हमारा जो भविष्य है वो पाकिस्तान के साथ जाने में है। पाकिस्तान खुद टूट रहा है, पाकिस्तान खुद अपने भुखमरी के कगार पर है। पाकिस्तान के सभी नेता हो या आतंकवादी हो या उनका पूरी सेना हो, उसका पूरा चरित्र अब लोगों के नहीं, पूरी दुनिया के सामने आ रहा है। तो एक तो कश्मीर के युवाओं का, कश्मीर की जनमानस का ये भ्रम टूट रहा है कि उनका जो भविष्य है वो पाकिस्तान के साथ सुरक्षित है। अब जब उनके मन से ये बात निकल चुकी है तो उनका दूसरा मुद्दा था कि उनका भविष्य किसके साथ सुरक्षित है। तो उनके मन में ये बात भी निकल चुकी है कि उनका भविष्य उन 3 परिवारों के साथ सुरक्षित नहीं है जिन्होंने आज तक पूरे कश्मीर को लूटा है और कश्मीर के जवान को गुमराह किया है। और इन दो सोच के बदलते ही पूरे
कश्मीर की सोच बदल रही है, युवा बिल्कुल। पार्टिसिपेट कर रहा है और थोड़े दिन में वो सेना की तो बात छोड़िए, वो आतंकवादियों को नहीं घुसने देगा। सेना के प्रति तो उनकी हमदर्दी बढ़ी है, क्योंकि हर बुरी परिस्थिति में, हर कठिन परिस्थिति में सेना ने मदद की है और सेना ने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी चलाए हैं, बच्चों को लेकर पूरी दुनिया में लेके गए हैं, पूरे हिंदुस्तान बिल्कुल, को दिखाने उसी के का लिए असर लेके अब गए हैं। साफ तौर पर धरातल पर दिख रहा है कि मुख्य धारा से अब वहां के लोग जुड़ने लगे हैं और युवा सबसे आगे बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रमों में जुड़ रहे हैं और हिस्सा ले रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर नेपाल सिंह, आपने अपना वक्त हमें दिया। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से ये सुखद तस्वीर सामने आई है, जहां वहां के ही स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक मंदिर खोला और पूजा अर्चना शुरू की। इसी के साथ बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।